टुडे आवर टॉपिक इज स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च। आज हम सोशल रिसर्च के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में भी हमारा ये टॉपिक चल रहा था। हम जो है फ्रैक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, दो जो हमारे स्टेप्स है इन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स, सामाजिक अनुसंधान के स्टेप में थर्ड हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का निर्धारण। बेसिकली जब हम सोशल रिसर्च करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, उस अनुसंधान में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम सोशल रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। उसी में जो हमारा थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स है, हमारा इकाइयों का निर्धारण है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा होता है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक शोध का एक प्रमुख मुख्य चरण होता है ये संबंधित इकाइयों का निर्धारण करना और इन इकाइयों को स्पष्टता परिभाषित करना। यानी कि जब हम सोशल रिसर्च कर रहे होते हैं, सोशल रिसर्च में वन इज इम्पॉर्टेंट step is determination of unit, and after determination of unit then explanation of particular units। ठीक है, तो इसमें जब इकाइयों का निर्धारण जो करना होता है वो सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और इकाइयों को निर्धारित करने के बाद उन इकाइयों को एक क्लियरिटी के साथ हमें डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। इकाइयों का निर्धारण जब हम करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट जब हम करते हैं, तो ये करते हुए हमें ध्यान जो है वो इस बात का रखना चाहिए कि जो इकाइयाँ हैं वो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो। यानी कि जो हमारी रिसर्च हम कर रहे हैं, उस रिसर्च में जो हमें स्टडी करना है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य है, वो जो यूनिट्स हैं वो उससे स्टडी से रिलेटेड होने चाहिए। और इसके साथ ही जो संपूर्ण समग्र यानी कि होल हमारा कलेक्ट है मटेरियल, वो पूरा एक रूपता के साथ में सिमिलैरिटीज़ हमें मिलनी चाहिए। यूनिट्स को एक साथ पूर्णतः जो है क्लियर और डिफाइन होना ज़रूरी है। हर एक जो पॉइंट है उनका क्लियर होना चाहिए। अध्ययन की इकाइयाँ ऐसी हों जिसकी वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा सरल लगे, इजी लगे। जैसे कि कोई पुअर है, फार्मर है, लेबर है, ठीक है, हमारे जो हाउसेस हैं, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, रूरल है, अर्बन है, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं बेसिकली जिनको अध्ययन के लिए इनमें से किसी जिस भी इकाई का हम उपयोग करें, जिस भी यूनिट को हम यूज़ करें, उसको क्लियरली अलग से डिफाइन करना ज़रूरी हो। तो अदरवाइज़ जो अलग अलग शोधकर्ता होते हैं, अलग अलग रिसर्चर होंगे और सूचनादाता होंगे, इंफॉर्मेशन गिवर होंगे, वो अलग अलग अर्थ लगा के इन्हें अलग अलग रूपों में समझेंगे। टोटल ऑफ मिला के ये कहना है कि जो भी यूनिट्स हमारी सोशल रिसर्च से रिलेटेड है वो बैकग्राउंडली बहुत अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइन वो हो, वेल क्लियर हो, जिससे कि आगे आने सोशल रिसर्च में जो भी उन्हें यूज़ करे, जो भी उन्हें अंडरस्टैंड करे, उसके लिए सब उसको इक्वली समझे, सेम मीनिंग उनके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उसका अर्थ, उसका नेचर कुछ और समझ रहा है और कोई दूसरा अपने हिसाब से, सब अलग अलग उसको डिसाइड कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट होने से क्या होता है, जो हमारा रिसर्च वर्क होता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो बनी रहेगी। और अगर हमारा यूनिट्स को डिटर्मिनेशन नहीं करते तो हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सोशल रिसर्च से पहले जो डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स हैं वो एक अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो सोशल रिसर्च में है क्वालिटीज़ को हम इसमें इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे क्रिएटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी इसे बोलते हैं, हिंदी में इसे हम कहेंगे प्राकल्पना का निर्माण। तो जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, एक इसे आप कहेंगे इमेजिनेशन होता है बिफोर एनी सोशल रिसर्च। जब भी हम कोई सोशल रिसर्च करते हैं, उस सोशल रिसर्च से पहले कि जिस प्रॉब्लम के बारे में हम सर्च कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे हम सर्च कर रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है, यानी कि एक गैस आंसर होता है। ठीक है, उस गैस आंसर को ही हम हाइपोथेसिस करते हैं। तो कोई भी सोशल रिसर्च करने से पहले हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, हाइपोथेसिस को क्रिएट करना पड़ता है। बिना हाइपोथेसिस को क्रिएट किए बिना की गई सोशल रिसर्च अपने आप में इनकम्प्लीट सोशल रिसर्च कहलाएगी, अपूर्ण सामाजिक अनुसंधान वो कहलाएगा, अगर हम बिना हाइपोथेसिस के किसी सोशल रिसर्च को कर रहे हैं। और हाँ, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि विदाउट फॉर्मुलेशन ऑफ एनी हाइपोथेसिस द सोशल रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हम प्राकल्पना का निर्माण नहीं करेंगे और उसका निर्माण किए बिना हम किसी रिसर्च को कर रहे हैं तो वो रिसर्च अपूर्ण मानी जाएगी, करना उसको संभव ही नहीं होगा।
शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या जो उनकी स्टडी प्रॉब्लम होती है उसकी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे एक सामान्य निष्कर्ष, एक कॉमन कंक्लूजन बनाता है जो उसके शोध का आधार बनता है, बेसिकली जो उसके रिसर्च का बेस बनता है कि हाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसका रिजल्ट ऐसा आ सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो हाइपोथेसिस होती है, वो कल्पना होती है, ये केवल एक आकस्मिक निष्कर्ष, सडन कंक्लूजन होता है, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं होती है। इस बारे में लुंडबर्ग जो रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया है कि प्राकल्पना का एक सामयिक सामान्यीकरण होता है, ठीक है, और इसकी प्रामाणिकता की परीक्षा अभी करना शेष है, यानी कि इसे प्रूव करने की जो ऑब्जर्वेशन है वो अभी नहीं हुआ है। शोध द्वारा इस प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है, इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, और हाइपोथेसिस की जो स्टडी प्रॉब्लम होती है, अध्ययन समस्या होती है, उसके रूप में जो हमारे प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं साइंटिफिक रूप में जो है उन्हें फॉलो किया जाता है। प्राकल्पना की जो होती है एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष होता है, एक ऐसा कॉमन कंक्लूजन होता है जिसे सही नहीं मान लिया जाता, और रियल जो फैक्ट होते हैं उनके बेस पर उसका पुष्टिकरण, उसे प्रूफ किया जाता है। अर्थात ये पता लगाया जाता है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जिस हाइपोथेसिस को हमने फॉर्मुलेट किया है, वो ट्रू है या फॉल्स है, वो सही है या गलत है। जॉर्ज कैसवॉल ने बताया है कि जो प्राकल्पना है उसके अध्ययन विषय से, स्टडी मटेरियल, स्टडी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इमेजिनेशन और अनस्टेबल कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, जिसकी सत्यता को लेकर केवल वास्तविक तथ्य ही, रियल फैक्ट ही जिसकी जो है वैलिडिटी को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, प्राकल्पना जो होता है, हाइपोथेसिस शोधकर्ता के कार्य को एक दिशा, एक डायरेक्शन देती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है, जो उसके एरिया है उसे क्लियर करती है, और इसकी हेल्प से जो रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वो फालतू में मतलब इधर उधर उनको जो है एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, और जो उनका रिसर्च है उसी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, उन्हीं को वो फॉलो करता है। डुनहम ने बताया है कि प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को जब एक डायरेक्शन दे जाती है तो उस डायरेक्शन में उसे पहले फिक्स होता है मुझे ये करना है, ये करना है, तो वो वेल परफॉर्मेंस अपने सोशल रिसर्च में दे पाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि सभी प्रकार के शोध में, यानी कि सभी रिसर्च में हाइपोथेसिस का होना ज़रूरी नहीं है, कंपल्सेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं, अन्वेषणात्मक शोध में अध्ययन के प्रारंभ में, यानी कि जो रिसर्चर हमारी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन रिसर्च होती हैं, उनकी स्टडी के स्टार्टिंग में बेसिकली हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता ऐसे शोध के परिणाम के आधार पर। ठीक है, इस तरह की रिसर्च जो होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होती हैं, जब इनका रिजल्ट आ जाता है, परिणाम पे हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही इनकी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, डेटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टडी भी इसको कहा जाता है। तो जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है, स्टडी एरिया होता है हमारा, या स्टडी फील्ड होता है, बेसिकली इसको डेटर्मिनेशन करने के लिए जो रिसर्च का नेचर होता है उस पर वो डिपेंड करता है। रिसर्चर को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट निर्माण कर लेना चाहिए, जो उसका स्टडी एरिया है उसको एक डिसाइड कर लेना चाहिए, मुझे किस क्षेत्र में कहाँ पे क्या स्टडी करनी है, ताकि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कलेक्ट किया जा सके। और रिसर्च एरिया का जो डेटर्मिनेशन है उसको करने का मतलब ये नहीं होता है कि शोध कार्य शुरू करने से पहले, रिसर्च वर्क शुरू करने से पहले शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमा, जो उसकी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल या अदर बेसिस हैं, उन्हें बनाना, उनको डेटर्मिनेशन कर लेना। ठीक है, इस तरह का करने से जो होता है, फील्ड वर्क में लगे हुए जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनका ध्यान और प्रयत्न उस विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रह सकता है। ठीक है, तो हमें अध्ययन के आधार पर जो है डेफिनेटली जो कंक्लूज़न पे जिसमें हमें पहुंचना है उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा बड़े क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर शोध कार्य निश्चित समय पे पूरा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बिफोर जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ स्टडी,
अध्ययन का क्षेत्र हमें डिसाइड करना, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा वर्क बहुत ज़्यादा ना करना पड़े और हम एक शॉर्ट टर्म में बेस्ट रिजल्ट जो है अपना दे सकें, हमारी जो सोशल रिसर्च है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत से स्टेप इसमें हमारे बचे हुए हैं, सभी स्टेप को हम अच्छे से समझ लेने के बाद पॉइंट वाइज जो है आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है, बाकी के स्टेप्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।